सो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग ग्रुप, जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स साइंस एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई मैथमेटिक्स का चैप्टर सिमेट्री, जो कि हमारा चल ही रहा है। उसके कंटिन्यूएशन में आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 19B एंड 19C। जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की क्लास की शुरुआत हो रही है रिफ्लेक्शन से। अब लोगों का लग क्या रहा होगा कि आप फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं? मैथमेटिक्स, जिसमें भी टॉपिक आने वाला है रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि भाई एक प्लेन मिरर होता है जिसके सर्टेन डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज फॉर्म्ड होती है उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बिहाइंड द मिरर, है ना। जैसे कि आप अपना फेस देखते हो अपने मिरर पे, तो आपका रिफ्लेक्शन दिखता है ना, आपकी खुद की शक्ल दिख रही होती है। जस्ट देखो ये कितने अच्छे से देख रही है अपनी शक्ल, इसकी शक्ल दिख रही है। मान लो कि ये एक डिस्टेंस पे रखी हुई है D, तो इसकी जो बिहाइंड द मिरर भी इसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी दैट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस D पर ही फॉर्म्ड होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको दिखे यहाँ पर एक और आपको रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है कि कैंडल रखा हुआ है एक प्लेन मिरर के सामने एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, इसको मान लो x, तो इसकी जो इमेज फॉर्म्ड होगी इस प्लेन मिरर के कारण बिहाइंड द मिरर दैट इज आल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ D। ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्शन का मतलब हमको पता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़े, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन सब कुछ पढ़ा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि रिफ्लेक्शन का मतलब कि एक प्लेन मिरर है, उसके अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है एक डिस्टेंस D पर, तो उसकी इमेज फॉर्म्ड होगी पीछे की तरफ उसी डिस्टेंस D पर। बढ़ो नेक्स्ट। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्या आ रहा है? वही एग्जांपल है कैंडल वाला। अब जो इमेज फॉर्म्ड हुई है बिहाइंड द मिरर इस कैंडल की, वो इमेज एंड ये जो कैंडल है ये एक दूसरे से कैसे होंगे? मानो कि ये आपका C है, ये C डैश है, यहाँ पर ये M डैश क्या, एक प्लेन मिरर रखा है। ठीक है, तो ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है एट अ पर्टिकुलर, ये तो आपका कैंडल रखा है। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? इस मिरर के बिहाइंड पर, उसी सेम डिस्टेंस पर। तो ये और ये जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेंगे। ये कंसेप्ट भी समझ लिया, समझ में आ गया कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी, हमारी भी जो इमेज फॉर्म्ड होगी इस मिरर के पीछे, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, यानी एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा उस मिरर के कंपैरिजन में। मिरर के कंपैरिजन में क्या बन रहा है? 90 डिग्री ही तो बन रहा है। डन। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइन AB है जो कि यहाँ पर स्ट्रेट नहीं बनी है, आपकी स्केल से स्ट्रेट बनेगी, और एक पॉइंट P है। अब आपसे पूछा जा रहा है इस पॉइंट P का आप यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन बताओ। तो उसके लिए क्या होगा? हम इस P को क्या कंसीडर करेंगे? ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, और इस AB को क्या कंसीडर करेंगे? एज अ प्लेन मिरर इसको कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जाके आप को इस P की इमेज फॉर्म्ड होगी बिहाइंड द मिरर। अब क्या होगी? वो जो इमेज होगी वो इस P और AB जो है वो कैसी फॉर्म्ड होगी? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फॉर्म होगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी यहाँ पर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो क्या करो? कंपास लो, उससे मोर देन हाफ वाली डिस्टेंस लो, फिर आप क्या करो? ऐसे कट करो, इस B से कट करा तो इधर, A से कट करोगे तो इधर, और फिर ये पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो ये आपकी इमेज हो गई P डैश, और ये O, तो ये OP इज इक्वल टू OP डैश होगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ पर मैंने रफली ड्रॉ की है तो छोटा बड़ा बना है। आप जब अपने नोटबुक में करोगे तो स्केल कंपास सबकी हेल्प से करोगे तो आपका परफेक्ट आएगा एकदम। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हम इमेज निकाल सकते हैं बाई थिंकिंग कि दैट इमेज इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट लाइन। ठीक है, चलो बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की। अब ये वाला एग्जाम्पल भी ना मैं यहाँ पे रफली बताऊंगी, आप अपनी नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप करना। क्या है? द गिवन फिगर शोज अ लाइन सेगमेंट AB, ये लाइन सेगमेंट है AB, दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, और एक लाइन है L, यानी एरो मार्क्ड है बिकॉज ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो सकती है। फाइंड द ज्योमेट्रिकल द रिफ्लेक्शन ऑफ AB इन द लाइन L, यानी इस
ए बी का हमें रिफ्लेक्शन चाहिए, यानी एल कैसे बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर, ए बी क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, हमने पढ़ा कि कोई भी इमेज जो फॉर्म्ड होगी दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर ये फिक्स्ड पॉइंट ए की बात करें तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दैट इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस बी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्टेंस है ए की फ्रॉम द लाइन एल, इसका आप क्या लोगे, मोर देन हाफ लोगे। क्या लोगे, मोर देन हाफ लोगे, ठीक है। इतनी बात हो रही है ना। तो जब आपने मोर देन हाफ लोगे, मान लो कि आपने ये डिस्टेंस ली, फिर क्या करोगे आप कि यहां पर इसको रखोगे, ऐसे ही ये ड्रॉ करोगे, ठीक है। फिर इस पॉइंट से एक आर्क बनाओगे, फिर इस पॉइंट से एक आर्क बनाओगे, ठीक है, बनाया, और फिर इसको ज्वाइन कर दोगे। ओके, तो ये क्या होगा आपका ए। अब ऐसे ही आपको बी के लिए करना है, फिर से मोर देन ऑफ हाफ लोगे तो एक आपका आर्क यहाँ ड्रॉ होगा, फिर एक पॉइंट से यहाँ, इस पॉइंट से यहाँ, फिर ज्वाइन कर दोगे, तो ये तो ए डैश हो गया, ये बी डैश हो जाएगा, और ये आपका इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा। सिंपली करना क्या है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का आपको रिफ्लेक्शन शो करना है उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही बनाकर उसका रिफ्लेक्शन आप ड्रॉ कर पाओगे। तो पहले क्या करना है, पहला स्टेप, टेक मोर देन हाफ द वैल्यू, half the distance of A from L, then draw arc, ठीक है। फिर एक पॉइंट को कंसीडर करके एक आर्क बनाओगे, फिर यहां से एक और, डन है, कर लोगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, चलिए। तो चलिए बात करेंगे अब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन की बात होगी तो वहां पर जो एक्स एक्सिस है, यानी ये वाली जो एक्सिस है एक्स डैश एंड एक्स, ये आपका कैसा बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर बिहेव करेगा। अब मान लो कि इस पॉइंट y का आपको रिफ्लेक्शन चाहिए इस एक्स एक्सिस के लिए, तो आपका ये प्लेन मिरर बन गया। तो इसका क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, y डैश होगा, तो 90 डिग्री बना रहा होगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जिस भी एक्सिस के अलोंग आपको रिफ्लेक्शन पूछा है, यानी वो एक्सिस क्या हो जाएगी, आपकी प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगी। अब यहीं पर आपके पास एक और फिगर है जिसमें आपका एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है कि नहीं, एक्स डैश एक्स, वाई एंड वाई डैश। अब आपको एक पॉइंट पी दे दी है कि और ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। एक पॉइंट पी आपको बोला गया है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, तो वो यहाँ पर लाई कर रहा है एक्स डिस्टेंस पे और वाई की हाइट पे डिस्टेंस पे। अब इसका रिफ्लेक्शन अगर पूछा गया है तो आप क्या करोगे, मोर देन हाफ लोगे, फिर यहाँ पर आप आर्क ड्रॉ करोगे, फिर यहाँ पे कहीं पर आप कट करोगे, इससे यहाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसको ज्वाइन करोगे, बनेगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही। क्या ये जो x है वो तो x ही रहने वाला है, डिस्टेंस तो यहाँ से इसकी x ही रहने वाली है, लेकिन ये जो हाइट है आपकी y, ये जो हाइट है आपकी y, यहाँ पर ये पॉजिटिव थी, यहाँ पर इस तरफ ये नेगेटिव हो जाती है, y डैश के कोऑर्डिनेट में आ जाएगी, तो ये आपकी चेंज हो गई -y, यानी इसकी इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है, कोऑर्डिनेट्स लेकिन चेंज हो गए। इमेज तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्या चेंजेस आएगा कि x तो x डिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन जो सेकंड कोऑर्डिनेट है नाउ इट बिकम नेगेटिव, वो नेगेटिव हो जाएगा। वही यहाँ पर पॉइंट आपके लिए लिखा रखा है कि व्हेन अ पॉइंट एक्स वाई इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, द साइन ऑफ इट्स सेकंड कंपोनेंट या फिर coordinate changes, that is the sign of y changes, so the image of xy, जो xy coordinates की जो image है वो क्या हो जाएगी, x माइनस y हो जाएगी। क्लियर हुआ। मान लो कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 5,3। अब 5,3 आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए, इसका रिफ्लेक्शन पूछा है अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा इसका रिफ्लेक्शन, अगर आपको पता है तो क्या होगा, जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा, 5 - 3 बन जाएगा।
डन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, आई होप सो। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने अभी एक एग्जांपल देखा था, अभी यहाँ पे है कि रिफ्लेक्शन ऑफ 5,4 इन एक्स एक्सिस। तो क्या होता है एक्स एक्सिस पे, सेकंड कंपोनेंट जो है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल में है रिफ्लेक्शन ऑफ 5,-4 इन एक्स एक्सिस, सेकेंड कंपोनेंट चेंज, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ 0,-6, सेकेंड कंपोनेंट नेगेटिव है यानी पॉजिटिव। और रिफ्लेक्शन ऑफ 0,0, अगर आप इसका साइन भी चेंज करते हो पॉजिटिव का नेगेटिव पर, तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव डजंट अफेक्ट, है ना, तो 0,0 ही रहेगा। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल। इस तरीके के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आपको रिफ्लेक्शन पूछ लेते हैं डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट्स देख के। एक्स एक्सिस के हमने समझ ली, अब हम बात करेंगे वाई एक्सिस के अलोंग। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। अब जैसे कि हमने देखा था एक्स एक्सिस पे सेकंड कंपोनेंट चेंज हो रहा है, अब वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, जो एप्सिका है यानी फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो चेंज होगा। तो यानी अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट्स, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का अगर रिफ्लेक्शन चाहिए वाई एक्सिस के अलोंग, यानी वाई एक्सिस सबसे पहले कैसा वर्क करेगा, वाई एक्सिस आपका बिहेव करेगा एज अ प्लेन मिरर। ठीक है, तो अब जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो क्या होगी, बिहाइंड द वाई एक्सिस फॉर्म्ड होगी। अब बिहाइंड द वाई एक्सिस फॉर्म्ड होगी तो वाई एक्सिस में आपका क्या होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P, दैट इज योर दिस वन, ये रहा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। अब x क्या है, डिस्टेंस ऑफ x along the x एक्सिस, y क्या है, डिस्टेंस ऑफ along the y एक्सिस। ठीक है, अब इसको आपको रिफ्लेक्शन चाहिए, रिफ्लेक्शन कैसा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी अगर ये एक्सिस डिस्टेंस पर है तो यहाँ पर भी वो x डिस्टेंस पर ही। लेकिन कहानी में कहाँ आएगा ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ तो ये पॉजिटिव x एक्सिस है लेकिन ये x डेस तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी -x डिस्टेंस पर ये सेम हाइट y एक्सिस के अलॉन्ग पर इसका इमेज फॉर्म्ड होगा। इसीलिए जो फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको हम एप्सिका भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिसा बोलते हैं, वो हमारा चेंज हो जाएगा, यानी ओनली फर्स्ट कंपोनेंट साइन इज चेंजेस, दैट्स वाई इसका रिफ्लेक्शन कैसा हो गया, -x, y। अब इसका भी एक एग्जांपल ले लो। फॉर एग्जांपल, इफ यू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 5,4 अलोंग y एक्सिस, तो क्या होगा आपका -5,4। अगर x एक्सिस के अलोंग ही पूछते तो क्या होता, सेकंड कंपोनेंट चेंज यानी 5,-4। इतनी बात भी हो गई क्लियर। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पर। चलिए बात करेंगे अब कुछ एग्जाम्पल जिसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। जैसे पहला एग्जाम्पल है कि आपको इमेज बतानी है यानी रिफ्लेक्शन बताना है 3,0 का इन वाई एक्सिस, तो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट चेंज यानी -3,0। सिमिलरली आपसे पूछ लिया जाए 0,2 का रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो क्या होगा 0,2। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं इस नेगेटिव 0 भी करूंगी तो मतलब तो वही रहेगा ना, तो ये यही रहेगा। Image or reflection of 0,0 in origin does not change, it also remain like the same one। ठीक है, ओके, बढ़ो नेक्स्ट। अभी तक हमने क्या देखा कि रिफ्लेक्शन देखा एक्स एक्सिस के अलोंग, रिफ्लेक्शन देखा वाई एक्सिस के अलोंग। अब बात करेंगे यार, एक ही तो बच्चा है ओरिजिन के अलोंग। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन की बात करें तो हमेशा ही ध्यान रखना किसी भी पॉइंट P जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स दिए गए x, y इज रिफ्लेक्टेड इन origin, the signs of both of its components changes। यानी अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पर इसका इमेज भी है कि ये रहा आपका x एक्सिस, ये रहा आपका y एक्सिस,
आपको रिफ्लेक्शन कहाँ पूछा गया है, ओरिजिन पर। अगर ये पॉइंट P है तो इसका अगर आपको रिफ्लेक्शन निकालना है इस ओरिजिन के, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही ड्रॉ करोगे। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ये वाले थर्ड कोऑर्डिनेट में आ रहा है। तो थर्ड में अगर आ रहा है तो यहाँ पे तो दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे ना, एक्स डैश हो गया है, वाई डैश हो गया है, तो इसलिए दोनों साइन चेंज हो रहे हैं। बात हुई। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये आ किधर रहा है, थर्ड उसमें क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों साइन चेंज। तो हम बात देखेंगे यहाँ पर, अगर आपको पूछ लिया जाए कि फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ 5,3 इन ओरिजिन, तो क्या होगा, -5 -3। सिमिलरली 0, -3 का पूछ लिया जाए इन ओरिजिन, तो क्या होगा, 0 3। क्लियर है, बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फाइनली हम 19B के पहले क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द लाइन AB। यानी इस पॉइंट P की हमें इमेज निकालनी है लाइन AB। तो लाइन AB कैसे बिहेव करेगा, एज अ प्लेन मिरर। पॉइंट P कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह। इमेज कैसी फॉर्म होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप अपना कंपास लोगे, उसमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, फिर यहाँ पर एक ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, फिर इस पॉइंट से यहाँ कट, इस पॉइंट से यहां कट, और दोनों को जोड़ दोगे। मैंने रफली करा है तो मेरा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, आपका परफेक्ट आएगा। और यही जो P डैश है ये क्या होगा, जो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, वो क्या होगा, वही होगा इसका क्या, रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी पॉइंट P की, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अगर ये भी मिरर की तरफ वर्क कर रहा है तो इसके पीछे वाला, ठीक है। ओके, बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, जहां पर अभी तक हमने पढ़ा था ना रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पर, उसी के बेस्ड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। क्या है, अ पॉइंट P 7,3 इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस टू पॉइंट P डैश। P का जो रिफ्लेक्शन बना इन एक्स एक्सिस वो क्या बना, P डैश, ठीक है। द पॉइंट P डैश इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन वाई एक्सिस टू पॉइंट P डबल डैश। अब इस P डैश का जो रिफ्लेक्शन बना वाई एक्सिस पर वो P डबल डैश बना। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश। P डैश क्या है, जो एक्स एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट चेंज, साइन ऑफ द सेकंड कंपोनेंट चेंज। यानी 7 का 3, नो 7, -3, ठीक है। अब क्या बोला है कि ये जो P डैश है इसको आपने फर्दर एक्सटेंड करा वाई एक्सिस पर, तब जाके P डबल डैश मिला। तो वाई एक्सिस के अलोंग कैसा होता है इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट कंपोनेंट चेंजेस। यानी फर्स्ट अगर आपका 7, -3 है तो इसका हो जाएगा -7 -3। P डैश का बनाए ना, इसीलिए इसको कंसीडर करा। फिर क्या बोला है, द इमेज ऑफ P 7, -3 इन ओरिजिन। ओरिजिन में क्या होता है भाई, दोनों के ही साइन चेंज हो जाते हैं, तो -7 -3। तो देखा ना, यहाँ पर वो छोटे छोटे कंसेप्ट से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, है ना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। तो चलिए बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ईच ऑफ द पॉइंट्स ए का कितना कोऑर्डिनेट है, 3,0, बी में है 7,0, सी है -8,0, डी है -7,0, ई है 0,0, इज रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। इसका ध्यान रखना है ना, किस एक्सिस के अलोंग है, टू पॉइंट्स ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश रिस्पेक्टिवली। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इमेज। ओके, ए डैश क्या होगा, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस में क्या होता है, सेकंड कंपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है ना। तो सेकंड क्या है, 3,0 का 0, तो 0 को तो आप 0 ही लिखोगे, यानी ए डैश यही रहा। बी डैश 7,0, वो भी सेकंड का अगर आप चेंज भी करते हो नेगेटिव, तो नेगेटिव 0 इज ऑल्सो 0। सी डैश इज -8,0, सेकेंड कंपोनेंट का साइन चेंज होता है। डी का -7,0। ई क्या है आपका 0, ई डैश इज 0,0। तो ये रहे आपके सारे आंसर रिफ्लेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर एक्स वाई है तो वो रिफ्लेक्शन हो जाएगा x - y, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट।
चलिए बात करने वाले 10th क्वेश्चन की। 10th में क्या बोला है कि मार्क पॉइंट्स A 4,5 एंड B -5,4 ऑन अ ग्राफ पेपर, फाइंड A डैश द इमेज ऑफ A इन एक्स एक्सिस। A डैश क्या है? A की इमेज है एक्स एक्सिस पर। B डैश द इमेज ऑफ B इन एक्स एक्सिस, मार्क A डैश एंड B डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, जॉइन AB एंड A डैश B डैश एंड फाइंड इफ AB इज इक्वल टू A डैश B डैश। ओके, सबसे पहले तो हमने ये ग्राफ पेपर तो है नहीं, तो हमने यहाँ पर सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली है। ये तो सेंटर इज ओरिजिन यानी 0। ग्राफ पेपर में यहाँ पर क्या होगा? एक एक ब्लॉक 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पर क्या आएगा? -1 -2 -3 -4 एंड माइनस का 5। सिमिलरली ये 1 2 3 इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये हो गया 4। यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब क्या बोला है कि रिफ्लेक्शन बनाना है, यहाँ पे -5। ओके, अब रिफ्लेक्शन किसका बनाना है? पहले आपको तो मार्क करना है पॉइंट A 4,5। अब A क्या है? 4,5। 4 क्या है? आपका एक्सिस के अलोंग। तो 4 ये रहा, 5 यानी इसके भी और ऊपर यानी 5 कहीं यहाँ होगा। तो आप इस तरीके से, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका? A 4,5। ठीक है, बी भी फिर आपको मार्क करना है ग्राफ पेपर पे। बी का जो पहला कोऑर्डिनेट है दैट इज नेगेटिव यानी एक्स एक्सिस इज नेगेटिव, तो यहाँ पर और 4, तो ये रहा आपका बी विच इज ए और -5, 4। अब क्या बोला? इनका आपको रिफ्लेक्शन बनाना है। ए का रिफ्लेक्शन का नाम है ए डैश, जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग। अब एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी रिफ्लेक्शन ड्रॉ होता है तो सेकंड कंपोनेंट का साइन चेंज होता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग बनाओगे यानी सेकंड कंपोनेंट का साइन चेंज, यानी ये 4 तो रहेगा लेकिन यहाँ पर अभी ये यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा? -5। तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन बनेगा विच इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए। तो ए डैश बन गया, वो क्या हो जाएगा? 4, -5। ठीक है, अब हम बात किसकी करेंगे? बी डैश की, जो कि वो भी आपका एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो यानी सेकंड कंपोनेंट चेंज है ना, -4 हो जाएगा यानी ये यहाँ -4। तो ये आपका आ गया बी डैश, वो क्या हुआ? -5 -4। अब क्या बोला उन्होंने? ज्वाइन करो ए बी को ज्वाइन करो। ये ज्वाइन किया। ए डैश बी डैश को भी ज्वाइन करो। ये रहा ए, ये रहा बी डैश। ठीक है, इसको भी ज्वाइन करा। फिर क्या बोला है उन्होंने? ज्वाइन करने के बाद फाइंड इफ ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ओके, तो अगर क्या ए बी और ए डैश बी डैश बराबर है ये देख लेना है। तो आई होप कि यहाँ पर ये डिस्टेंस इसकी क्या है? 4। ये डिस्टेंस क्या है इसकी? -5। यहाँ पर भी ये -5 और 4 यस बराबर हैं। यस, तो आप क्या लिखोगे? यस, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब हम रोटेशन की। तो रोटेशन के कंसेप्ट में क्या मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल ABC है और वो फ्री है रोटेट होने के लिए अलोंग इट्स वर्टेक्स A। ये अगर वर्टेक्स A है तो इसके अलोंग उसको आप रोटेट कर सकते हो। तो सपोज हमने इस ट्रायंगल को रोटेट कराया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 डिग्री रोटेट कराया, तो आप क्या करोगे भाई? क्या करोगे? आप अपना लोगे प्रोटेक्टर एंड उसमें देखोगे 60 डिग्री मार्क करोगे, फिर इसको रोटेट कराओगे। तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ट्राइंगल इज रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 60 डिग्री रोटेट करेगा और ऐसे रोटेट करेगा कि उसका शेप एंड साइज में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो जब हमने इसको रोटेट कराया 60 डिग्री तो क्या हुआ? ये वाली साइड भी थोड़ी शिफ्ट हुई, ये वाली भी थोड़ी ऊपर पहुंच गई, तो आपका कुछ ट्राइंगल जो है इस तरीके से हो गया। ठीक है,
तो हमने क्या बोला कि जब जैसे हम इस ट्रायंगल को रोटेट करा रहे हैं उसके बाद इसका साइज और शेप में कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बोर्ड में फर्क आ गया है, आप इस बोर्ड को मत समझिएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। आप इस बोर्ड के अलोंग मत कहना कि मैम ये तो बड़ा हो गया, अरे भाई मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ इसलिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर उसके कारण कुछ कंक्लूजन्स आएंगे, जैसे कि अगर आपका एंगल बी डैश ए सी डैश है, दैट ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल बी ए सी। कोई चेंज नहीं होना चाहिए साइज में और शेप में। शेप चेंज हुआ, एंगल चेंज होंगे, कुछ चेंज होगा। एंगल ए बी डैश सी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए सी डैश बी डैश इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ए सी बी, सेम रहना चाहिए, ठीक है। साथ ही में अगर हम बात करें साइड्स की, तो ए बी डैश का जो मेजरमेंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी। बी सी का जो मेजरमेंट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बी डैश सी डैश। यहाँ पे तो बहुत बड़ा दिख रहा है, आपका नॉर्मली इतना बड़ा होगा नहीं, बिकॉज मैंने ऐसे ही ड्रॉ करा है तो इसलिए बड़ा दिख रहा है। फिर साथ ही में ए सी का जो मेजरमेंट है वो ए सी डैश के बराबर रहेगा। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वन। जब रोटेशन करते हैं किसी भी एंगल से, तो किसी भी वर्टेक्स के अलोंग उसका साइज और शेप में कोई भी फर्क नहीं होना है। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें थोड़ा समझने के बाद एक कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या है कि वॉट एवर बी द एंगल ऑफ रोटेशन, कुछ भी एंगल ऑफ रोटेशन लो, तो हमने एग्जाम्पल देखा 60 डिग्री का कि फिगर का जो रिजल्टिंग फिगर होगा दैट इज ऑलवेज सेम इन शेप एंड साइज। शेप एंड साइज बड़ा छोटा नहीं कुछ होने वाला है, वो सेम रहेगा, कुछ भी एंगल ऑफ रोटेशन रहे, किसी भी वर्टेक्स के अलोंग रहे। द पॉइंट अबाउट विच फिगर इज रोटेटेड, अब जो पॉइंट के अलोंग आप उसको रोटेट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम वर्टेक्स ए के अलोंग कर रहे थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ रोटेशन बोलेंगे। तो यहाँ पर इसके अलोंग किया तो ये क्या बन गया, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बन जाएगा, क्योंकि यही सेंटर को लेकर आप उस फिगर को रोटेट करा रहे हो, वॉट एवर बी द एंगल। ठीक है, ठीक है, चलिए बात करने वाले हैं हम रोटेशनल सिमेट्री की। अब सिमेट्री क्या होता है ये तो हमने देखा ही था कि जो भी फिगर बने वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहे, आइडेंटिकल रहे, ये तो हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में। अब बात कर रहे हैं रोटेशनल सिमेट्री की, यानी रोटेशन के बाद जो भी फिगर बने वो आइडेंटिकल हो, है ना। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, वन कंप्लीट रोटेशन ड्यूरिंग दिस रोटेशन द फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ। जैसे कि अगर हमको बोल दिया जाए कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, मैं अभी आपको एक दिखाती हूँ एग्जाम्पल। ये मेरा फोन है, अब इसका अगर मुझे रोटेशनल सिमेट्री करनी है तो मैं बोल दूं कि इसको मैंने रोटेट करा, ठीक है, मैं इसको रोटेट करती हूँ, ये अभी आपको दिख रहा है। मानो कि इसको मैं रोटेट कर दी है या पूरा ऐसे घुमा दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको ऐसे घुमा दिया, तो क्या इसके शेप में कोई अंतर आया? नहीं आया। यानी जितना मैंने जो भी रोटेट कर रहा है उसके बाद जो मेरा फिगर फॉर्म हुआ है दैट इज द रोटेशनल सिमेट्री, है ना, है कि नहीं। अब मान लेते कोई ऑब्जेक्ट आपका स्क्वायर इन शेप है। अब स्क्वायर इन शेप अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लो ये रहा, अब आपने इसको रोटेट करा, मान लो 90 डिग्री आपने रोटेट कर रहा, तब ये ऐसे गया तो ये भी सेम रहेगा फिगर। तो यहाँ पर क्या बोला है कि वन कंप्लीट रोटेशन एंड ड्यूरिंग दिस रोटेशन द फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ मोर देन वंस, देन द फिगर इज सेड टू बी हैव रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, अब क्या बोला है, मोर देन वंस, अगर वो उसमें फिट हो जाता है रोटेशन के बाद, तब जाके उसको हम बोलेंगे वो रोटेशनल सिमेट्री है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स ऑन टू इटसेल्फ ड्यूरिंग वन कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 डिग्री, 360 डिग्री होने तक वो कितनी बार अपने आप को अपने ही फिगर में फिट कर रहा है, सिमेट्री बना रहा है, वो उसका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगा। अगर वो 4 टाइम्स अगर आपने रोटेट करा 360 होने तक, तो उसकी 4 क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हो जाएगी। इसको हम समझेंगे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाली स्लाइड पर। अब मान लो कि आपके पास ऑब्जेक्ट है स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर। अब स्क्वायर में आपका ये कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आ रही है, 2,
एक तो आपका ये है लाइन ऑफ सिमेट्री, एक ये है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे, जब इसको आप फोल्ड करोगे तो एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे। अब इसको अगर आपने रोटेट करा 90 डिग्री, मान लो कि आपने जो रोटेशन करा है दैट इज अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, आप ऐसे रोटेट कर रहे हो और 90 डिग्री रोटेट कर रहा, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है वो इधर पहुंच जाएगा, यानी ए फिगर तो यही रहने वाला है, होगा कि नहीं, ये बी, ये सी एंड डी, रोटेशन अलोंग द 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री होने के बाद फिगर एग्जैक्टली सेम रहा, आप इसको 90 डिग्री घुमाए, 90 डिग्री आपने इसको घुमाया तो ये फिगर सेम रहा। फिर इसने आपको 180 डिग्री घुमाओगे इसी फिगर को, तो 180 डिग्री घुमाओगे तब भी तो आपका जो फिगर है वो स्क्वायर ही रहेगा। 270 भी रोटेट करोगे तब भी फिगर आपका स्क्वायर रहेगा, भले इसकी नेमिंग अलग अलग हो जाएगी, और 360 डिग्री पर भी इसका फिगर जो है वो सेम रहेगा। यानी ये जो आपका स्क्वायर है ये रोटेशनल सिमेट्री है, बिकॉज मोर देन वंस अगर आप इसका रोटेशन कर रहे हो तो ये एग्जैक्टली सेम रहने वाला है ना। चलिए इसको देखते हैं, हम इसी चीज को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सम बॉक्स विच इज लाइक अ स्क्वायर, ठीक है। अब इस स्क्वायर को अगर मैं 90 डिग्री रोटेट करती हूँ, 90 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे कुछ, इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर दूं, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा, तभी ये स्क्वायर है। फिर इसको मैंने 90 डिग्री और कर दिया, यानी टोटल 180 डिग्री करा, तब भी ये स्क्वायर रहेगा। फिर 270 करा तब भी ये स्क्वायर है, मतलब कंप्लीट रोटेशन होने तक इसकी जो सिमेट्री है वो चेंज नहीं, सिमेट्री मतलब ये अपने ही शेप में फिट हो रहा है ना। तो इसीलिए यहां पर ये क्या है, ये कैसा बनेगा आपका, रोटेशनल सिमेट्री फॉर्म करेगा, ठीक है। अब पूछ लिया जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो चलिए उसको देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या होगा, काउंट कर लो कितना, ये देखो सेम रहा, 180 के बाद भी सेम रहा, इसके बाद यानी 1 2 3 4 इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है। 360 डिग्री होने तक जितनी बार वो रोटेट कर रहा है अप टू 360, दैट ऑल आर कंसीडर एज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, अगर वो शेप जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो बात हो गई यहाँ पर, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड्स उसकी बराबर है, तीनों एंगल उसके बराबर है। अब मान लो कि ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसको आप रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसके पास कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हमने सिमेट्री वाले पिछले वाली क्लास में पढ़ा था, इसके जितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे उतनी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस वर्टेक्स के अलोंग 1, इस वर्टेक्स के अलोंग 1, इस वर्टेक्स के अलोंग, तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यानी इसी के अलोंग आप इसको रोटेट करोगे। अब मान लो इसको आपने रोटेट करा 120 डिग्री, जब आप इसको 120 डिग्री रोटेट कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये रोटेट हुआ, ए इधर आया, बी इधर गया, सी इधर गया, तो देखो क्या हुआ, ए इधर आया, ठीक है, बी इधर गया और सी इधर गया, क्लॉकवाइज कर रहे हो तो वैसे ही हो गया। तो इसका जो फिगर है वो तो सेम रहा, ट्रायंगल ही रहा, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी वही रही। फिर इसको आपने अगर 240 रोटेट करा, इस पर्टिकुलर एंगल पर ही ये रोटेशनल सिमेट्री शो कर रहे हैं, 120 पर, 240 पर भी सिर्फ इसके ये चेंज हुए नेम, और 240 डिग्री में भी ट्रायंगल आपका सेम रहा। अब यहाँ पर अगर आपने 360 रोटेट करा तो 360 रोटेट करके वापस आप उसी जगह पर आ गए, यानी ABC उधर रहा, लाइन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये रोटेशनल सिमेट्री है, बिल्कुल है। किसके अलोंग है, कौन कौन से एंगल के अलोंग है, 120, 240 एंड 360। नाउ इफ समबडी आस्क व्हाट इज द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप क्या आंसर दोगे, 1 2 3। तो 3 इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। अब मान लो कि कोई कह रहा है कि अब नहीं यार क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज करते हैं रोटेशन। तो इन केस ऑफ अ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो
of a figure by theta degree is same as the clockwise rotation of it by 360 minus theta। अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज में थीटा डिग्री रोटेट कर रहा है तो आपने एंटी क्लॉकवाइज में 360 माइनस थीटा करा होगा। इन द सेम वे द क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ अ फिगर आप थीटा डिग्री कर रहे हो, अगर वहां पे 120 डिग्री कर रहे हो तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री पर आएगा, 360 माइनस 120 डिग्री पर आएगा, सेम एज द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इट 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये एक सिर्फ फॉर्मूला सा हो गया है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो कैसे एंगल होंगे, अगर आपको क्लॉकवाइज रोटेशनल एंगल आपको पता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको ऐसे ही समझ लेना है, वहां पर आपको समझने वाली बात थी जहां पर आपको रोटेशनल सिमेट्री जान रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट आपका आता है लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स। अब ये तक हम यहाँ पे स्क्वायर और इक्वेटर ट्रायंगल तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर स्क्वायर की बात करें तो लाइन सिमेट्री कितनी आ रही थी स्क्वायर में, ये रहा आपका स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे तो 2 तो हमने वहां पर देखी थी, 2 और हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, ये। क्यों? क्योंकि अगर इसके अलोंग भी आप इसको फोल्ड करते हो तो ये एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगी। तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, डायगोनल्स एंड द लाइंस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। रोटेशनल सिमेट्री कितना ऑर्डर था, 4। कौन कौन से थे, 90 डिग्री, 180, 270 एंड 360। तो 4 रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर थे। रेक्टेंगल की बात करोगे तो रेक्टेंगल इज लाइक दिस। इसका तो हमने बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा था पेज का, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इसमें तो सिर्फ ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। रोटेशनल सिमेट्री की बात करोगे यहाँ पर तो इसमें 2 होंगी। एक है आपका 180 डिग्री, अगर आप इसको रोटेट करते हो 180 डिग्री के अलोंग, 180 डिग्री के अलोंग, तब भी फिगर सेम रहेगा। 360 डिग्री यानी वापस वही फिगर, तो वो भी आपका सेम रहेगा रोटेशनल सिमेट्री में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने थे आपके लाइन ऑफ सिमेट्री, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें ऑर्डर कितना था, वो भी 3 है, 120, 240 एंड 360 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ वी टॉक अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इफ यू कंसीडर दिस इज थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, बढ़ो नेक्स्ट। अब बात करते हैं आज की क्लास की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज योर 19C। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज अ रोम्बस हैव। रोम्बस में सारे एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है, सारी साइड्स बराबर, तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, 2 डायगोनल इसके ओनली लाइन ऑफ सिमेट्री रहते हैं। अगर आपने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया तो एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री जो कि क्या है, इसके डायगोनल्स। ओके, क्लियर, बढ़ो नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे थर्ड की, तो इसमें क्या, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैज 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री एंड द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, तो अगर हम इस एच फिगर को देखें तो यहाँ पर आपके पास 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी। देखो, एक तो अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हुआ, एक अगर आप इसको इस तरीके से करते हो तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये हुआ कि ये सिमेट्रिकल ही रहेंगे। अगर आप सेकेंड की बात करो आई की, तो इसको या तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, सेम रहेंगे, और रोटेशनल सिमेट्री भी 2 ही होंगी। सिमिलरली हेयर, ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। हेयर एक तो आप इसको इस तरह से कर दो, एक इसको आप इस तरीके से कर दो। दे ऑल हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री भी 2। तो दिख रहा है, मैंने बना के भी दिखा दिया है। दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव अहेड। चलिए बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज योर 5th वन फ्रॉम द एक्सरसाइज 19C, जिसमें बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स ऑफ सिमेट्री एंड ऑल्सो राइट ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, इट इज लुक लाइक का फैन टाइप है ना, तो इसमें कुछ सिमेट्री आएगा, ऐसे कट करोगे ना, ऐसे कट करोगे ना, तो यानी इसमें नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, क्या सिमेट्री तो नहीं होगी, बिकॉज ये कभी भी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करेंगे, आप किसी भी उसमें लाइन ड्रॉ करो। अब अगर रोटेशनल सिमेट्री की बात करें तो अगर आप इसको इतना रोटेट करो तो ये इधर, ये इधर, तो 1, फिर इसको भी अगर आपने और रोटेट करा तो यानी 1 2 3 इसकी रोटेशनल सिमेट्री आएगा, एक इस वाले एंगल पर, एक इस वाले एंगल पर, और एक ऐसे, तो 3 इज द रोटेशनल सिमेट्री। नाउ कम टू द दिस वन, तो यहाँ पर भी 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री आएंगी, एक तो इसको इस तरीके से कर दो, एक इस तरीके से, तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री आप मुझे बताना, दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि हमने स्क्वायर का ऑलरेडी कवर कर लिया है इसीलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए लाइन ऑफ सिमेट्री, तो एक तो ये और एक ये। नाउ कम टू द रोटेशनल सिमेट्री, क्या इसमें रोटेशनल सिमेट्री होगा, जल्दी से इसका जवाब दो।
एक तो मेरे ख्याल से इसका हो जाएगा रोटेशनल सिमेट्री, जब आप इसको पूरा इस हाफ घुमाओगे तो भी ये वही फिगर रहेगा, पूरा करोगे तो भी, तो यानी 2 लाइन्स, 2 रोटेशनल सिमेट्री। नाउ इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज योर स्केलिन ट्राइंगल। तो स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। Now talk about the rotational symmetry, that is your homework. This is your homework. Just do it। और कोई भी डाउट आए तो प्लीज बिना झिझक पूछ लेना learno.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में, एंड डू द होमवर्क प्लीज, क्योंकि होमवर्क इसलिए दिया जाता है ये सोचकर कि जो भी आपको पढ़ाया आप थोड़ा सा यहाँ पर एग्जैक्टली टॉपिक तो पढ़ा दिया लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं कराया है। तो अगर उस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के करोगे तो आपको भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हाँ अब मुझसे हो जाएगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आई होप आज की क्लास आपको मजा आया, अच्छे से पढ़ा आपने। अब जैसा कि आप जानते हो लर्नो फ्री है पर बेस्ट है, तो थैंक यू एवरीवन।